हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे यूरिया पॉलिसी ऑफ इंडिया की। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देन हम बात करेंगे क्रिप्टो एसेट के रिगार्डिंग गाइडलाइंस के बारे में एंड हम लास्ट में बात करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझे कि यूरिया जो है एग्रीकल्चर के अंदर बहुत मेनली हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे एंड इसमें नाइट्रोजन इसका प्राइमरी कंटेंट है। फास्फोरस और पोटेशियम भी आपका यूज होता है एंड इंडिया के अंदर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो स्कीम है वो इसको गवर्न करती है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल इसे इंप्लीमेंट करती है एंड असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 और इवन फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के अंडर इसे रेगुलेट किया जाता है। अब इंडिया में क्या रहता है कि भाई आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहता है जहां पे गवर्नमेंट ने इसको फिक्स कर दिया एंड जो सब्सिडीज है कई बार डायरेक्टली आपको देखने को मिलता है कि कंपनीज को गवर्नमेंट पे कर देती है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट डिफरेंस है वो गवर्नमेंट पे करती है आपकी एंड वो कहीं ना कहीं चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट क्या हो या डोमेस्टिक बनाओ उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये पे कर दी जाती है पर यूनिट बेसिस पे। एंड कुछ केसेस में जहां पर किसान डायरेक्टली इसको पे कर रहे हैं तो उसमें डीबीटी के थ्रू भी किसानों को वापस दी जाती है। अब निपुण स्कीम की बात की जाए तो यह है न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। अब 2026 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया, अप्रूव किया गया एंड ये पिछली वाली जो हमारी पॉलिसी है इसको रिप्लेस करेगी एंड हम फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बिकॉज यूरिया बहुत लार्ज स्केल पे यूज होता है। इसमें से कुछ पार्ट हम इंपोर्ट करते हैं तो हम 8 से 9 यहाँ पे न्यू गैस बेस्ड यूरिया प्लांट बनाएंगे एंड जिसमें हमारी फोकस ये रहेगा कि हम इंपोर्ट को कम कर सके। मोर ओवर यहाँ पे हमने कुछ रिफॉर्म भी किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको फिक्स करने की कोशिश की है, सब्सिडीज को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है यहाँ पे एंड रिस्क मिटिगेशन के ऊपर भी हमारा फोकस है रहेगा यहाँ पे, खासकर फॉरेन एक्सचेंज को लेके। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई देखो जो आपकी ये जो पॉलिसी है ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी के इशू को रिजॉल्व करती है बट अभी इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से। मोर ओवर इंडिया में हर साल आपके 1 लाख या 1.5 लाख करोड़ के आसपास हम स्पेंड करते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज, खासकर यूरिया वगैरह की सब्सिडीज के ऊपर। तो ये एक हमारे लिए फिस्कल ड्रैग का काम करता है। मोर ओवर एप्लीकेशन से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ता है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि न्यूट्रिएंट बेस्ड जो आपकी सब्सिडीज है उसमें यूरिया को भी इंक्लूड करना चाहिए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को प्रमोट करें एंड हम किस तरह से बायो फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं यानी जो ऑर्गेनिक खाद है उसको यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये 2 आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे देखने हैं। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, आपने सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा, एजुकेशन के बारे में था, बट प्रॉब्लम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी है क्योंकि इंडिया के अंदर आपकी जीडीपी तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है बट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी नहीं है, जिसकी वजह से जॉब्स उस हिसाब से क्रिएट नहीं हो पा रही है। 1990 के बाद से ही इंडिया के अंदर एक जॉबलेस ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। तो कहते हैं कि भाई इसमें बड़ा एक कारण है कि हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं फिलहाल के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज और बाकी सब चीजें, जिसमें प्रॉब्लम यह है कि आपकी लेबर जो है मतलब आपके पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बट उसको यूज आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो लाइक स्किल हमारे यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है कि ऑटोमेशन है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है, जैसे एआई के डिप्लॉयमेंट की वजह से, बट उसके साथ साथ रेलेवेंट इंडस्ट्री के जो स्किल्स आपको चाहिए वो भी आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं ऑटोमेशन और एआई की वजह से बहुत ज्यादा आपकी इलास्टिसिटी में डिक्लाइन देखने को मिला है एंड यहाँ पे मिडिल स्किल जो जॉब थी वो खत्म होती जा रही है। मोर ओवर जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है ये फ्रेगमेंटेड है, कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट आपकी गिग वर्कर्स की तरफ जा रही है, इनफॉर्मल सेक्टर और ज्यादा ग्रो कर रहा है एंड ग्लोबल वैल्यू चेन को हम कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो वो आपकी पोलराइज हो चुकी है एंड इसमें लो लेबर टेक्निक के ऊपर फोकस किया जा रहा है जहां पे आपकी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को डीपली निग्लेक्ट किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि भाई जीडीपी में ग्रोथ तो है बट जॉब क्रिएशन उतनी नहीं देखने को मिल रही है, तो इस वजह से आपकी इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम चल रही है। एंड प्रोडक्टिविटी को आज की डेट में हम जब डिफाइन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी प्योरली इन टर्म ऑफ आउटपुट के तौर पे हम देख रहे हैं, लेबर इंटेंसिव ग्रोथ के ऊपर हमारी फोकस है ही नहीं। एंड जनरेटिव एआई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन इनमें यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में भी जो रोजगार की अपॉर्चुनिटी है वो कम हो रही है। तो कहा जा रहा है कि भाई पिछले 30 सालों में चाइना के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो 8 टाइम इंक्रीज हुई है इंडिया के मुकाबले में एंड चाइना ने ऑटोमेशन इंक्रीज किया, वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है बट प्रोएक्टिवली रीस्किलिंग के थ्रू गवर्नमेंट और उनकी जो जुडिशरी है इसके ऊपर वर्क कर रही है।
तो कहा जा रहा है कि भाई इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम है, कि भाई जितनी जीडीपी ग्रो कर रही है उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही है, कैपिटल के ऊपर ज्यादा फोकस है, लेबर के ऊपर कम फोकस है, एंड इवन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आप ये देखते हो कि गवर्नमेंट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके जो व्यू पॉइंट्स है उसको सेव करने की कोशिश करती है, एंड एआई ड्रिवन आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है, एंड स्किल के मिसमैच देखने को मिल रहे हैं। तो कहते हैं आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप वाकई में विकसित भारत को अचीव करना चाहते हो तो जॉब्स को इंक्रीज करना होगा, एंड सोशल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे रोजगार भी आपका ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ अर्निंग ये भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो ये दो आपके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन हो गए। आइए अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की या क्रिप्टो एसेट्स की। तो अभी आपकी ओईसीडी की एक रिपोर्ट फ्रेमवर्क आया, दैट इज क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब इसमें ऑटोमेटिकली एक्सचेंज की जाएगी इंफॉर्मेशन, लाइक हमारे सेंट्रल जो डायरेक्ट टैक्स वाला जो डिवीजन है, तो उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई लाइक किस तरह से, जैसे अगर मान लीजिए आप और मैं कोई क्रिप्टो एसेट्स खरीदते हैं तो गवर्नमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन तुरंत ही चली जाए। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ये इसको हैंडल करता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एंड रूल 241 एंड 244 के अंडर आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर आप क्रिप्टो करेंसी को मतलब क्रिप्टो एसेट्स को यूज तो कर सकते हैं, खरीद तो सकते हैं, बट इसको एज अ आप करेंसी की तरह यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई इसमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब हम देखते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, बट ये एक फिएट करेंसी नहीं है। मतलब आप इसको एक्सचेंज के मीडियम के तौर पे वैसे यूज कर सकते हैं, बट इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया में आप इसे एज अ एसेट फॉर मनी, आप ये कह सकते हो कि एसेट की तरह यूज कर सकते हैं, जहां पे जैसे आप शेयर और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके फोकस ये रहता है कि ये आपका कोई सेंट्रल लेवल पे इसे कंट्रोल नहीं करता, डिसेंट्रलाइज रहता है, और रिकॉर्ड्स को कोई यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता है, ये ऑल्टर नहीं किए जा सकते हैं। ट्रांजैक्शन स्पीड काफी ज्यादा है एंड पैसा इसमें काफी कम लगता है, बट इसमें आपको अनोनिमिटी देखने को मिलती है। तो कहा जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ठीक है, जहां पर बैंकिंग का एक्सेस नहीं है वहां पर बैंकिंग का एक्सेस मिल सकता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइपर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आप हेजिंग भी कर सकते हो। बट क्योंकि इसे आप ड्रग्स के लिए, इलीगल आर्म्स के लिए यूज कर सकते हैं, टेरर फंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। एंड अगर ये आती है क्रिप्टो करेंसी तो इससे कहीं ना कहीं आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसका कोई मायने नहीं रहेगा। तो कहा जाता है कि भाई इसमें एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो कहते हैं कि भाई जो यूथ है वो कहीं ना कहीं आपके क्रिप्टो एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर बेंगलुरु इसका बड़ा एक हब है। रेमिटेंसेस की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हम रेमिटेंसेस रिसीव करते हैं, एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको और बेटर कर सकते हैं। मोर ओवर डिजिटल डिवाइड यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि भाई फाइनेंशियल गेन यहाँ पे स्क्रूट देखने को मिलेगा। कुछ पॉपुलेशन जो पढ़ी लिखी है वो तो इससे गेन कर लेगी, जो पढ़ी लिखी नहीं है तो उनके लिए थोड़ी कुछ प्रॉब्लम रह सकते हैं। स्पेकुलेशन के कारण प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट रहते हैं, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के ऊपर असर पड़ सकता है। तो कहते हैं कि भाई अभी क्या है कि ये जो क्रिप्टो एसेट्स हैं ये कहीं ना कहीं कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू अब एक चैनल के थ्रू आया करेंगे, इसके ऊपर फोकस किया गया। मोर ओवर ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के ऊपर फोकस किया गया, एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के ऊपर फोकस किया गया कि अगर टैक्सेशन वगैरह जो लग रही है वो ठीक से यहाँ पे की जाए। एंड इसके साथ साथ टैक्स पेयर की ऑब्लिगेशन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फिक्स की गई है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टैक्स इवेजन के लिए इसे यूज किया जाता है। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है डाटा वेरिफिकेशन के अंदर गैप रहता है, बिकॉज अनोनिमिटी बहुत ज्यादा है, एंड इंप्लीमेंट करने की टाइमलाइन भी यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। वैसे इंडिया के अंदर अभी 30% इसके ऊपर टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स, एंड 1% टीडीएस यहाँ पे आपका लाइक गवर्नमेंट वसूलती है यहाँ पे। तो कहते हैं कि भाई इंटर एजेंसी आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड मोर ओवर एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन इसके ऊपर लेके आनी होगी हमें। तो ये आपके दो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने। अब बात करते हैं बिलियनर्स की। तो कहते हैं कि भाई देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लोकसभा में ये बताया कि भाई इंडिया के अंदर जो लोग, जो आप ये कहते हैं कि 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति रखते हैं, तो ऐसे 500 लोग हो चुके हैं। तो ऐसे 500 लोग हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से ऊपर है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि कुछ डायनामिक्स होते हैं, जैसे इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, कि भाई इंट्रा जनरेशन और इंटर जनरेशन। इंटर जनरेशन जैसे मेरे और मेरे फादर के बीच में हमने कितनी
लाइक तरक्की की है उसके बारे में बताता है। इंट्रा जनरेशन मतलब आपकी इंडिविजुअल की जो इनकम है वो उसके लाइफ साइकिल में करियर जैसे प्रोग्रेस किया वैसे कैसे इंक्रीज हुई है उसके बारे में बात करता है। लेबर इनकम जैसे वेजेस, सैलरीज और आपकी एम्प्लॉयमेंट जो अर्निंग है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अर्निंग है उसको इंक्लूड करता है। कैपिटल इनकम जो आपने डिविडेंड, इंटरेस्ट या कैपिटल गेन वगैरह या रेंटल इनकम जनरेट की है उससे निकलती है। फिर ट्रांजिट इनकम जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब स्विच कर रहे हो तो उस समय जो आपके सीजनल वर्क है या वन टाइम आपको जो बोनस वगैरह मिलता है, जैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओ तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको बोनस मिलता है, तो वो चीज के बारे में बात करता है। परमानेंट इनकम जो आपकी अर्निंग है जैसे एजुकेशन स्किल और उसके मुकाबले में, तो वो आ जाती है। तो कहते हैं गिनी कोएफिशिएंट से हम इनइक्वालिटी किसी भी इकोनॉमी में मेजर करते हैं। यहाँ पे अगर आपका जो स्कोर है वो 1 आता है तो आपकी परफेक्ट इनइक्वालिटी है, और 0 आता है तो आपके यहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, आप मार्केट इनकम की बात करें तो प्री टैक्स एंड प्री ट्रांसफर के बाद आपको जो बेस इनकम देखने को मिलती है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे किया जाता है। डायरेक्ट टैक्सेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लाइक इमीडिएट रिडक्शन ऑफ मार्केट इनकम के देखने को मिलता है जब आपके डायरेक्ट टैक्सेस जब आपके इंक्रीज करते हैं। एंड सोशल ट्रांसफर एंड बेनिफिट की बात की जाए तो डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश जो ऐड किया जाता है लो इनकम के केसेस में, वनरेबल हाउस होल्ड के केसेस में, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की स्कीम की तरह ही देखने को मिलता है। तो उससे भी आप इस चीज को ठीक कर सकते हो। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपको जो टैक्स स्लैब्स है वो प्रोग्रेसिव करना होगा, जहां पे आप जैसे जितनी आपकी इनकम इंक्रीज करती जाए उतना ही टैक्सेस इंक्रीज करते जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि भाई जो बेसलाइन इनकम है, जो प्राइमरी फैक्टर है जहां से आप पैसा कमा रहे हो, वहां पर आप इनकम के अंदर किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। और लास्ट में पोस्ट टैक्सेस एंड पोस्ट ट्रांसफर की बात की जाती है कि भाई टैक्स वगैरह कटने के बाद आपके पास क्या पैसा बचता है उसके बारे में बात की जाती है। तो प्रोग्रेसिव एंड एग्रेसिव 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं और एक फ्लैट टैक्सेस होते हैं। प्रोग्रेसिव क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख कमा रहा हूं तो उसके ऊपर लेट्स से 30% का टैक्स है तो 30% टैक्स दिया। अब 2 लाख कमा रहा हूं तो यहां पे 45% टैक्स हो जाएगा। 3 लाख कमा रहा हूं तो लेट्स से 50% टैक्स हो जाएगा। तो फिर प्रोग्रेसिव हो गया। रिग्रेसिव क्या होता है? उल्टा चलता है। यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ टैक्स है वो जितना ऊपर जाता जाएगा उतना कम होता जाएगा। एंड जो फ्लैट है कि भाई ठीक है, कोई कितना भी कमाए हम 10% टैक्स लेंगे तो वो 10% टैक्स में आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो कहा जाता है कि भाई देखो, यहाँ पे टैक्स मोबिलिटी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है एंड जिसकी वजह से आपको लाइक थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई हमें टॉप अर्नर्स के अंदर हमारे यहाँ पे सर्च हुआ है, पर कैपिटा इनकम भी राइज की है एंड कहीं ना कहीं गिनी कोएफिशिएंट में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले, बट वो इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा आपकी स्लाइट है। तो इनइक्वालिटी पैराडॉक्स इंडिया में एग्जिस्ट करता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं, तो इसको हमें ठीक करने की जरूरत है। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे हाई इनकम एंड वेल्थ कंसंट्रेशन आपको कुछ लोगों के हाथों में देखने को मिल रहा है एंड इसमें कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्ट वेल्थ मैट्रिक्स के अंदर हम लैक कर रहे हैं, उसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। मोर ओवर इसमें आप ये देख सकते हैं कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज हो रहा है, इससे हमें ये भी पता लग रहा है एंड इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो फिस्कल रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट के इंक्रीज होंगे जितना टैक्स आपका इंक्रीज करेगा। तो गवर्नमेंट ने वैसे प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर को ले रखा है एंड सोशल सेफ्टी एक्सपेंडिचर को भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया, बट यहाँ पे हमें डायरेक्ट एसेट क्रिएशन के ऊपर फोकस करना होगा एंड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिससे हम लोगों की जो लेबर फोर्स है उसको और ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकें, इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।